नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मनोविज्ञान के एक पार्ट में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं, जो आपकी राजस्थान शिक्षक भर्ती यानी रीट में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप आसानी से पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रायिकता होती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान है क्या? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इन सारे तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि नए नए अनुसंधान करना, यानी विद्यालय संबंधी जो समस्याएं हैं उन पे अच्छे ढंग से अध्ययन करना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय आधारित समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अध्यापक, प्रधानाध्यापक और निरीक्षक, अभिभावक सभी सम्मिलित होते हैं। सिर्फ छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो जो विद्यालय आधारित गतिविधियां होती हैं, उनमें जो समस्याएं सामने आती हैं उनसे निपटने के लिए, यानी मनोवैज्ञानिक ढंग से निपटने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जिसमें यदि हम कहें कि बालक लेट क्यों आ रहे हैं या ठीक से क्यों नहीं, पूरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है, इन सभी समस्याओं को समझने के लिए एक नए तरीके से अनुसंधान यानी शोध किया जाता है। फिर उन समस्याओं को दूर करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रियात्मक अनुसंधान में बालक सम्मिलित नहीं होता है, अभिभावक सम्मिलित होते हैं, अध्यापक सम्मिलित होते हैं और जो विद्यालय प्रशासन होता है वह सम्मिलित किया जाता है और बालक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक सोच जिससे विद्यालय प्रशासन शैक्षणिक गतिविधियों को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर सकें, उनके लिए अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि विद्यालय प्रशासन में क्रियात्मक अनुसंधान की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 से माना जाता है। वकिंगम ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर द टीचर्स में क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया था। शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित सन 1953 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया था। तो स्टीफन एम कोरे जो हैं उनका बहुत श्रेय जाता है। तो अमेरिका देश को क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात कहा जाता है, अर्थात अमेरिका देश क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रधार है। जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम सन 1945 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। कोर्ट लेविन ने सन 1946 में मानव संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 से माना जाता है। अब हम आपको एक एक पॉइंट पर अच्छे से समझाते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान किस तरीके से आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति मानव शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतों से मानी जाती है। आधुनिक सिद्धांतों से कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक तरीका है आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में इसका स्वरूप शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 1930 में देखने को मिला। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1940 में अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कोलियर ने किया। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने 1953 में अपनी पुस्तक रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस में क्रियात्मक अनुसंधान का व्यापक विवरण दिया। इसके जनक स्टीफन एम कोरे कहे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कहे जाते हैं। भारत में 1962 में NCERT दिल्ली में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रसार करने आए और 2 सालों तक इसके विकास में अपना योगदान दिया। भारत में NCERT के माध्यम से
क्रियात्मक अनुसंधान पर पहली पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना 1963 में की गई। स्टीफन एम कोरे के अनुसार विद्यार्थियों से संबंधित किसी व्यवहारिक समस्या का तत्काल हल खोजना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। अर्थात स्टीफन कोरे कहते हैं कि व्यवहारिक समस्या का तत्काल हल खोजना मतलब रैपिड त्वरित कार्रवाई की जाए जो समस्या है उस पर, वही क्रियात्मक अनुसंधान है। इसका उद्देश्य अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षण की समस्याओं का तत्काल हल खोजना, समस्या जहां से उत्पन्न हुई है और वहां से पूर्ण रूपेण हल अध्यापकों को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करना, विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करना और कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण का विकास करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से शिक्षण कर सकने तथा समस्या समाधान को कर सकने वाला वातावरण तैयार करना, समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल प्राप्त करना। इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों से जुड़े समस्त व्यवहारिक समस्याएं इनके विशेष क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, जैसे पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं, ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए यानी बालक के परिवेश के अनुकूल होना चाहिए, बैठक व्यवस्था से जुड़ी समस्या, कक्षा में दैनिक रूप से देर से आने वाले विद्यार्थियों की समस्या, गृह कार्य न करने वाले विद्यार्थियों की व्यवस्था, मूल्यांकन संबंधी समस्या और शिक्षण विधि से संबंधित समस्या, पेयजल व्यवस्था से संबंधित समस्या, अनुशासनहीनता से संबंधित समस्या। अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान कर रहा है वो क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता के रूप में अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक एवं निरीक्षक को शामिल किया जाता है। इसमें विद्यालय से जुड़े व्यक्तियों को ही अनुसंधानकर्ताओं के रूप में इसलिए शामिल किया जाता है कि इनके कर्मचारियों को विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्रों की संपूर्ण जानकारी होती है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने हैं, तो 6 सोपान हैं यहाँ पर। इसमें समस्या का चयन करना, सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान की सीढ़ियों में 6 सीढ़ियां हैं, जिसमें पहली सीढ़ी है समस्या का चयन करना। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में मतलब क्या होता है कि हम क्रिया कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उसमें चयन करना पड़ता है कि समस्या क्या है। उसके बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है तार्किक ढंग से समस्या को खंड खंड करके समझना। परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का मतलब कॉन्सेप्ट का निर्माण करना होता है कि किस तरीके से समस्या को दूर किया जा सकता है। आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन करना होता है। आंकड़े और जो तथ्य होते हैं उनका संकलन यानी उनको इकट्ठा करना पड़ता है। आंकड़ों तथा तथ्यों का परीक्षण करना पड़ता है और उसके बाद 6वां सोपान आपका निष्कर्ष निकालना होता है। यह मौलिक अनुसंधान से अलग है। अनुसंधानकर्ता उपभोक्ता ही होते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि विद्यालय का कार्य बाधित न हो। प्राप्त हल को तत्काल लागू करने का प्रयास करना चाहिए। सभी अध्यापकों को एक ही विषय के साथ अनुसंधान करना चाहिए। यह कम खर्चीला होता है, इसमें समय भी कम लगता है। सभी रुचि अलग नहीं लेते हैं। सरकारी स्कूलों में इसका प्रयोग अप्रभावी है। बिना निरीक्षण ही परिणाम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में कठिनाई होती है। यह अनुसंधान सभी अनुसंधानों से मिलकर बना है क्योंकि इसमें शोध पत्र का निर्माण भी नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको क्रियात्मक अनुसंधान का वीडियो समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम स्पष्ट किए दे रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में अगर आपको चरण पूछे जाएँ तो 6 चरण यानी 6 सोपान हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इसके मैन कौन रहे हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जन्मदाता देश पूछा जाए तो आपका अमेरिका रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अनुसंधान के बारे में पूछा जाए कि मुख्य कौन थे, तो एम कोरे थे इसके, स्टीफन, इनको प्रमुख कहा जाता है। इसका प्रयोग कब किया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया था। सबसे पहले अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान पर चर्चा की गई थी। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल कौन कौन होते हैं, तो निरीक्षक होते हैं, विद्यालय प्रशासन के सदस्य होते हैं, जो प्रबंधक वगैरह होते हैं वो भी विद्यालय प्रशासन में सम्मिलित होते हैं। अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन विद्यार्थी जो
होते हैं उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल नहीं किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।